हमारा जो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 -1 3। यहाँ पर हमें एक बिंदु दिया हुआ है, जिस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का हमें समीकरण चाहिए, और साथ ही में एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस वन एंड दिस वन। हमारे पास यहाँ पर दो लाइंस और दी गई हैं जिनके ऊपर वो लाइन परपेंडिकुलर है। पिछली बार हमने ऐसे ही एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमारी दोनों लाइंस जो थी वो कार्टेशियन फॉर्म में थी। यहाँ पर सेम क्वेश्चन वही है, बस फ़र्क ये है कि लाइन जो है वो हमारा वेक्टर फॉर्म में है। अब दोनों के कॉन्सेप्ट को ज़रा समझने का प्रयास कीजिए। पिछले क्वेश्चन में हमने कार्टेशियन फॉर्म में समझा था, अब वेक्टर फॉर्म में समझते हैं। वेक्टर फॉर्म में जब भी कोई लाइन लिखा जाता है तो वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में जब भी कोई लाइन का इक्वेशन लिखा जाता है तो वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन जो होता है वो इस तरह से होता है, जहाँ पर ये जो है ये हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ से वो लाइन पास हो रहा है, और ये वेक्टर जो होता है वो डायरेक्शन बताने के लिए होता है, या इस बी वेक्टर के पैरेलल ये लाइन होती है। वेक्टर में पैरेलल और डायरेक्शन दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ पर आइए, जो हमारा पहला लाइन है, हमारी पहली लाइन कौन सी है? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये जो हमारी पहली लाइन है ये इस पॉइंट से पास हो रही है और इसके पैरेलल है। ये अपने आप में एक वेक्टर है और ये वेक्टर जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो हम क्या कहते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, m1 वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये m1 वेक्टर जो है इस लाइन के पैरेलल है, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये लाइन जो है इस वेक्टर के पैरेलल है। अब सेम ऐसे ही सेकंड लाइन पर आइए। सेकंड लाइन जो है हमारा 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस म्यू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हमारा दूसरा रेखा है, दूसरा लाइन है। ये इस पॉइंट से पास हो रहा है और इसके पैरेलल है, तो इसको भी हम एक नाम दे देते हैं। इसका नाम हमने दे दिया m2 वेक्टर। ये है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब सोचिए, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। ज़रा समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पर दो लाइन बना रहा हूँ। मान लीजिए एक लाइन है ये है और एक लाइन ये है, दोनों लाइंस जो है पैरेलल है। ये वाली लाइन जो है ये हमारा ये आर वेक्टर वाला लाइन है, और ये वाली जो है ये हमारा m1 वेक्टर वाला लाइन है। अब सोचिए, एक छोटी सी चीज़ के बारे में सोचिए, ये दोनों के दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं और मैं यहाँ पर अगर एक तीसरी लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ कि ये तीसरी लाइन जो है इस पहली लाइन पर परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन जो है इस पर अगर लंब है, तो क्या ये वाली लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर होगा? क्या ये वाली लाइन इस पर भी लंब होगी? बिल्कुल होगी। दो समानांतर रेखाओं पर लंब जो है वो एक ही रेखा होती है, यानी इसको अगर मैं आगे तक बढ़ा दूं तो यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर होगा। हम लोगों ने 9th क्लास में बेसिक ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट में ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, संगत कोण कहते हैं इसे। अगर ये रेखा और ये रेखा समानांतर है और एक तिर्यक रेखा उसको काट दे तो ये दोनों संगत कोण, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं।
ये लाइन जो है इसके पैरेलल है और ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। और हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस वन। इस पॉइंट से गुजरने वाले हमें उस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर हो। अब सोचिए, इन दोनों लाइंस पर जो लाइन परपेंडिकुलर होगा वो इन दोनों पर भी परपेंडिकुलर होगा। मेरी बात को फिर से समझने का प्रयास कीजिए। ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है और ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, और हम एक ऐसी लाइन के बारे में जानना चाह रहे हैं जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो। तो वो लाइन जो परपेंडिकुलर वाली है वो इन दोनों पर भी परपेंडिकुलर होगी। यानी जिस रेखा की हमें तलाश है, जिस रेखा का समीकरण हम निकालने वाले हैं, वो m1 वेक्टर और m2 वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा, दोनों पर। यहाँ पर वेक्टर चैप्टर पढ़ने से क्या फ़ायदा मिला है वो हमें यहाँ पर समझ में आता है। वेक्टर चैप्टर में हम लोगों ने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, सोचिए वहाँ पर हमने इस बारे में डिस्कशन किया है। मान लीजिए एक वेक्टर जो है a है और एक वेक्टर जो है b है। अगर हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला यानी a क्रॉस b किया, इसका जो आंसर आता है ये आंसर अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। a क्रॉस b का जो आंसर आता है वो अपने आप में एक वेक्टर होता है, लेकिन ये कैसा वेक्टर होता है? ये इन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। a क्रॉस b करने से जो आंसर आता है वो वेक्टर आता है, और कैसा वेक्टर रहेगा वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। डायग्राम के रूप में अगर आप समझना चाहें, मान लीजिए कि ये हमारा a वेक्टर है और ये हमारा b वेक्टर है। तो अगर हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर इन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। ये डिस्कशन हमने वेक्टर चैप्टर में किया हुआ है। आपको भले देखने में ये परपेंडिकुलर ना दिखे, लेकिन सोचिए ये दोनों की दोनों लाइंस जो हैं, अगर आप अपने कमरे के फर्श पर बनाएं, कमरे के फर्श पर आपने ये a वेक्टर और b वेक्टर बनाया है और ये वाली जो लाइन है ये सीधा कमरे के फर्श से कमरे की छत तक अगर एक लाइन खींच दें तो ये लाइन इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगी। है यही कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यानी जब कभी भी लाइंस हमारे वेक्टर फॉर्म में हों तो वेक्टर फॉर्म में हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। वेक्टर फॉर्म में हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। किसका क्रॉस प्रोडक्ट? m1 का और m2 का। ये m1 और m2 कहाँ से निकाला था हमने? m1 और m2 जो है लाइन 1 यानी पहली रेखा जिसके समानांतर है, जिसके पैरेलल है, वो वेक्टर लिया। दूसरी वाली लाइन जिसके पैरेलल है वो वेक्टर लिया। अब इन दोनों का क्रॉस निकालेंगे। यानी हम यहाँ पर निकालने वाले हैं m1 क्रॉस m2। m1 क्रॉस m2 निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। i कैप, j कैप, k कैप। पहला लाइन हमारा ये है तो यहाँ से आ गया 2 -2 1, और दूसरी लाइन ये है तो यहाँ से आ गया 1 2 2। इसे सॉल्व कर देना है। m1 क्रॉस m2 ये हमारा आ जाएगा i कैप, ये हमारा हो गया -4 -2 -j कैप, ये और ये हट गया, यहाँ से 4 -1 प्लस k कैप, ये और ये हटा, 4 माइनस माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m1 क्रॉस m2 इज इक्वल टू, ये हमारा -6 i कैप, ये हमारा -3 j कैप, और ये हमारा 6 k कैप।
ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने M1 क्रॉस M2 निकाल लिया। चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आएगा वो अपने आप में एक वेक्टर होगा, और ये कैसा वेक्टर है, ये M1 और M2 दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर है। यानी ये वेक्टर M1 पर भी परपेंडिकुलर है और यही वेक्टर M2 पर भी परपेंडिकुलर है। तो अब सोचिए, ये वेक्टर अगर M1 और M2 दोनों पर परपेंडिकुलर है तो M1 जिसके पैरेलल है ये उस पर भी परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला वेक्टर M2 पर परपेंडिकुलर है, मतलब M2 जिसके पैरेलल है ये उस पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो हमें जिसका इक्वेशन निकालना है वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब वो इसकी के डायरेक्शन में होगा। हमें लाइन का जो वेक्टर इक्वेशन होता है उस वेक्टर इक्वेशन में दो चीज़ें पता रहनी चाहिए, किस पॉइंट से वो लाइन पास हो रहा है और किसके पैरेलल है या किसके डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये वेक्टर जो है M1 और M2 दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड लाइन passes through 2, -1 and 3 and is in the direction of -6 I cap, -6 I cap, -3 J cap plus 6 K कैप। वेक्टर में डायरेक्शन बोला जाए या पैरेलल बोला जाए दोनों का मतलब सेम होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, अभिष्ट रेखा बिंदु 2, -1, 3 से गुजरती है तथा इस सदिश के दिशा में है। तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखने जाएं तो हम लिख पाएंगे R वेक्टर इज इक्वल टू, इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये हमारा आएगा 2i कैप -j कैप प्लस 3 k कैप प्लस लैम्डा इसके डायरेक्शन में है, तो यहाँ से -6i कैप -3 j कैप प्लस का 6 k कैप। अगर यहाँ पर और कुछ कर सकते हैं तो देखिए, यहाँ से हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। साथ में अगर कोई सोचे कि नहीं मैं -3 को भी कॉमन निकाल लूँगा, -3 को भी आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका R वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप -j कैप प्लस 3 k कैप। अगर आपने -3 कॉमन निकाला तो -3 कॉमन निकालने पर यहाँ पर -3 लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पर चूंकि माइनस निकल चुका है तो ये आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप, यहाँ माइनस हो जाएगा -2k कैप। और एक चीज़ समझिए, ये माइनस का 3 लैम्डा अपने आप में एक कांस्टेंट है। माइनस का 3 लैम्डा जो है अपने आप में कांस्टेंट है, तो हम अगर इसे चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हालांकि ये आंसर अपने आप में सही है, लेकिन अगर इसको और चेंज करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं R वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप -j कैप प्लस 3 k कैप प्लस म्यू। म्यू क्या है, म्यू भी अपने आप में कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू -3 लैम्डा है। 2i कैप प्लस j कैप -2 k कैप, यहाँ पर लिख दीजिएगा वेयर म्यू इज इक्वल टू -3 लैम्डा। अगर कोई चीज़ कॉमन निकलता है तो हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं और उसको एक कांस्टेंट से दूसरे कांस्टेंट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिया था और सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमारा वेक्टर फॉर्म में है। तो वेक्टर फॉर्म में जो दो लाइंस हमें गिवन होती हैं, जो दो रेखाएं हमें दी गई रहती हैं, वो दोनों की दोनों रेखाएं
किसके पैरेलल हैं उन दोनों वेक्टर्स को लिखिए, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप में एक वेक्टर आएगा, और ये वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Find the value of lambda so that the lines 1 minus x upon 3 is equal to 7y minus 14 upon 2 lambda is equal to 5z minus 10 upon 11 and 7 minus 7x upon 3 lambda is equal to y minus 5 upon 1 is equal to 6 minus z upon 5 are perpendicular to each other। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें लेम्डा की वैल्यू निकालने बोली गई है, हमें लेम्डा का मान ज्ञात करने बोला गया है, साथ में एक कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो दो लाइंस हैं ये दोनों के दोनों लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएं। अब सबसे बड़ा चीज़, लाइन का जब भी इक्वेशन होता है तो लाइन का इक्वेशन जो है या तो अपने वेक्टर फॉर्म में होगा या कार्टेशियन फॉर्म में होगा। लाइन जो है या तो वेक्टर फॉर्म में पाया जाएगा या कार्टेशियन फॉर्म में पाया जाएगा, और दोनों के दोनों फॉर्म में परपेंडिकुलर का एक कंडीशन है। चाहे लाइन हमारा वेक्टर फॉर्म में हो तो उसमें भी दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने का एक कंडीशन है, और लाइन अगर हमारा कार्टेशियन फॉर्म में होता है तब भी उन दोनों लाइंस के एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होने का एक कंडीशन है। अब इस क्वेश्चन को देखकर आंख का अंधा भी ये बता देगा कि ये लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है। अब लाइन का अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो हमें लाइन के कार्टेशियन फॉर्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने की आदत है, चूँकि परपेंडिकुलर का केस है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हम यही समझते हैं कि लाइन के इक्वेशन में डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है वो हमारा डायरेक्शन रेशियो है। लाइन के इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म के इक्वेशन में डिनोमिनेटर में जो कुछ भी लिखा रहता है वो उसका डायरेक्शन रेशियो होता है, ये शुरू से हम पढ़ते आए हैं। और कार्टेशियन फॉर्म में इसी डायरेक्शन रेशियो का ही वो कंडीशन होता है जिसमें हम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 करते हैं दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने के लिए। इस क्वेश्चन में बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं जरा सोचिए। सबसे पहला चीज़, जैसे ही वो लाइन का इक्वेशन देखेंगे तो लाइन के इक्वेशन में चूंकि परपेंडिकुलर का केस है उनके माइंड में आता है कि ये जो 3 लिखा है 2 लैम्डा लिखा है 11 लिखा है, यहाँ पर 3 लैम्डा है, ये 1 है और ये 5 है, ये जो है अपने आप में इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं। और डायरेक्शन रेशियो जैसे बच्चे को पता चलता है कि ये डायरेक्शन रेशियो हैं, वो क्या करता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 कर देता है। देखिए a1 a2 अगर करिएगा तो 3 इंटू 3 लैम्डा ये हमारा 9 लैम्डा प्लस वहाँ से b1 b2 आएगा तो ये हमारा होगा 2 लैम्डा,
और यहाँ से C1 C2 आएगा तो ये हमारा हो जाएगा 55 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये हो गया 11 लेमडा और इज इक्वल टू में माइनस का 55, लेमडा की वैल्यू आ जाती है -5। लेमडा की वैल्यू -5 आ गई। लेमडा की वैल्यू -5 आने के बाद बच्चे खुश हो जाता है कि हमने लेमडा की वैल्यू निकाल ली। लेमडा की वैल्यू भी ऐसी आती है कि हमको लगता है कि ये सही है, लेकिन ये गलत है। ये गलत है। गलत कहाँ है? हम लोग लाइन का जब भी इक्वेशन देखते हैं तो लाइन के इक्वेशन में हमें डायरेक्शन रेशियो तो समझ में आता है, लेकिन लाइन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है ये हम चेक करना भूल जाते हैं। लाइन अपने मानक रूप में है या नहीं है ये चेक किए बिना अगर हमने डायरेक्शन रेशियो लेकर काम कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, लाइन जो है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कार्टेशियन फॉर्म में लाइन जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो होता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। लाइन के कार्टेशियन फॉर्म में जब हमने डिस्कशन किया था तब उस समय हमने इस बारे में चर्चा की थी कि लाइन के इक्वेशन में x का, y का और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और वो भी प्लस में होना चाहिए। आप अपने गिवन क्वेश्चन के लाइन के इक्वेशन को देखिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो जब कभी भी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म दिया जाए तो उस लाइन के कार्टेशियन फॉर्म में आगे कुछ भी सॉल्व करने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में द गिवन लाइन्स आर, दी गई रेखाएं कौन कौन सी लाइन है हमारे पास? 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2 लेमडा इज इक्वल टू 5z माइनस का 10 अपॉन 11 एंड जो दूसरी लाइन है वो है हमारे पास 7 माइनस 7x अपॉन 3 लेमडा इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन 5। बट these lines are not in their standard फॉर्म। हमें जो दी गई रेखाएं हैं वो अपने मानक रूप में नहीं हैं। मानक रूप में नहीं है तो हम इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ अगर ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये क्या दिखेगा? ये हमें दिखेगा x माइनस 1 अपॉन माइनस का 3। यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पर सोचिए, दो y का कोफिशिएंट हमें 1 करना है और वो भी प्लस में, तो ऊपर नीचे हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर और नीचे दोनों जगह 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तब ये होगा y माइनस 2 अपॉन 2 लेमडा अपॉन 7। डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में बनता है, बनने दीजिए, लेकिन ऊपर जो है x का, y का और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और वो भी प्लस में होना चाहिए। यहाँ पर z का कोफिशिएंट देखिए 5 है, तो हम ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करेंगे। ऊपर नीचे जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बनेगा z माइनस 2 अपॉन 11 अपॉन 5। ये है हमारा पहले लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड दूसरे लाइन में आइए, यहाँ पर दो काम करना है। एक तो x का कोफिशिएंट 7 से 1 बनाना है और ये माइनस को प्लस बनाना है। माइनस को प्लस बनाने के लिए तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो चल जाएगा, साथ में 7 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो दो काम एक साथ किए जा रहे हैं, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। तब ये क्या होगा? ये होगा हमारा x माइनस 1 अपॉन
-3 लैम्डा अपॉन 7। सोचिए, हमने दो काम एक साथ किए, ऊपर नीचे पहले -1 से -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर -3 लैम्डा हो जाएगा और ये 7x प्लस में चला जाएगा और ये माइनस का 7 हो जाएगा। फिर 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये x -1 अपॉन यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये हमारा ठीक है। यहाँ पर ऊपर नीचे बस -1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारा बनेगा z-6 अपॉन माइनस का 5। लाइंस जब आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएं तब आप अपने डिनोमिनेटर को देखिए, वो आपके डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल हैं। हियर a1 इज इक्वल टू -3, b1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 7, c1 इज इक्वल टू 11/5 और यहाँ से a2 इज इक्वल टू -3 लैम्डा अपॉन 7, b2 इज इक्वल टू 1 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का 5। हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल ली। चूँकि परपेंडिकुलर का केस है तो यहाँ से क्या आएगा, सिंस both the lines are perpendicular, चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस का 3 और यहाँ से माइनस का 3 लैम्डा अपॉन 7 प्लस b1 b2 में अगर हम जाएंगे तो ये हमारा 2 लैम्डा अपॉन 7 इंटू 1 प्लस c1 c2 में अगर हम चले तो ये हमारा 11 अपॉन 5 इंटू माइनस का 5 इज इक्वल टू में 0। अब इसी को हमें सॉल्व करना है और इसी को सॉल्व करके लैम्डा की हमें वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से आ जाइए, ये हमारा हो जाएगा 9 लैम्डा अपॉन 7 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 7 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 इज इक्वल टू 0। क्यों ना मैं यहाँ पर ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा, फिर सबका डिनोमिनेटर 7 है। तो सॉल्व करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ 9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, 9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस का 77, माइनस का 77 अपॉन का 7 इज इक्वल टू 0। ये 7 इधर जाकर 0 हो गया, ये हमारा बन गया 11 लैम्डा माइनस 77 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 11 लैम्डा इज इक्वल टू 77, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ली 7, लैम्डा की वैल्यू हमें निकालने बोली गई थी। तो कार्टेशियन फॉर्म में आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका लाइन जो है हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए।